कोई ऐसा सवाल जिससे आपको आपत्ति हो कि ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं व्यक्तिगत तौर से दादा के सानिध्य में रहा और सुंदरलाल जी के सानिध्य में रहा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान देवतला विधायक गिरीश गौतम की इस पूरे मसले में कितनी बड़ी भूमिका थी? एक का नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं है। कांग्रेस की ओर से प्रभारी थे विकास तिवारी मनगवा विधानसभा के, और बड़ा एकदम टसल थी आप लोगों में, जबरदस्त। आप मतलब इवन कई जगह बात तो पुलिस जैसी भिड़न जैसी भी सिचुएशन हुई थी आपके विधानसभा में। बिल्कुल। ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि अब कदम ताल मिलाते हुए आपके साथ चल रहे हैं आप? तो ये कैसे हो गया इतना बड़ा हृदय परिवर्तन? देखिए, आप एक कुशल पत्रकार हैं और एक ही सवाल में कई सवाल आप जोड़ते हैं। क्या विधायक नरेंद्र प्रजापति को ये पता है कि एक बहुत बड़े मसले की जांच भी चल रही है, अल्पाय सोसाइटी का एक जो बड़ा घोटाला है, उनका नाम प्रमुखता से है? इस बात की जानकारी तो आपको? मैंने कहा ना आपको कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तिवारी जी को पता था कि आप आरएसएस से जुड़े हैं? क्योंकि संघ और समाजवाद, तिवारी जी जिस विचारधारा से थे और आप कह रहे हैं कि आप आरएसएस उस समय ज्वाइन कर चुके थे, तो ये तो मतलब एक तरह से दादा ने कभी हिंदुत्व का विरोध नहीं किया। एक चीज रुक गई नरेंद्र जी। जी जी, आपने कोरेक्स का जिक्र किया। हाँ, बच्चे कोरेक्स पी के बर्बाद हो गए। बिल्कुल। बोलिए कि सरकार इस दिशा में काम करे और बंद कराए इस चीज को। नमस्कार, बीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ नए लोगों को आपके बीच लेकर आए। नए लोगों से मतलब ये है कि जिनके बारे में शायद आपको थोड़ा कम पता हो या फिर आप जानना चाहते हैं उनकी कार्यप्रणाली के बारे में और तमाम विषयों के बारे में। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के सेगमेंट में रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट से विधायक नरेंद्र प्रजापति जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्या टाइम्स में आप लोगों ने मुझे बुलाया और आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम और सादर प्रणाम। नरेंद्र जी, ये इंटरव्यू जो है ना, मतलब ऐसा है कि कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं कि बस इस चीज पे बताइए, इस पे बताइए, कोई असाइनमेंट जैसा नहीं है। मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जिसमें जहां से तमाम बड़े नेता चुनकर आए। ठीक है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट रहे हैं, उसके बाद लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस में रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उस समय राजनीतिक गुरु, जहां से आपने पॉलिटिकल समझ सीखी, पॉलिटिक्स सीखी, आपके राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए, आपने जो सवाल किया कि कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं है, मैं भी बहुत ऐसी चीजों को ही लाइक करता हूं और अमूमन मैं तो लाइव रहता हूं। बिंदास आप जो भी पूछेंगे वो हम सब जवाब देंगे विदाउट एनी प्रायोजित जिसको कहते हैं। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है जी, कि बिना किसी तैयारी के आप जो भी सवाल जिस विषय पर भी, और आपने शुरुआत ही ऐसी आदरणीय हस्ती के नाम को लेकर के की, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस में तो मैं नहीं रहा, लेकिन श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के साथ में और उनके सानिध्य में जरूर रहा। और ये भी बोलना चाहूंगा कि यदि मैं वाकई में कांग्रेस में रहता तो हो सकता है कि जब मैंने कांग्रेस या श्रीनिवास तिवारी जी को छोड़ा उनके जाने के बाद, तो हमें भी कहीं न कहीं वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अप्रोच किया जाता, तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर से दादा के सानिध्य में रहा और सुंदरलाल जी के सानिध्य में रहा, वहां से हमने बहुत कुछ सीखा। अब ये संयोग है कि हमें उन्हीं का ही सानिध्य प्राप्त रहा शुरुआती चरणों में। ये राजनीतिक ककहरा जो है राजनीति में, वो आपने वहीं से सीखा, वहीं से चीजें शुरू हुई। बिल्कुल। ये जब टाइम फ्रेम बीतता गया, आप चूंकि बहुत उस परिवार से जुड़े रहे, यानी स्पष्ट है कि वहां पे जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था बहुत अलग था। क्या माहौल रहता था उस समय जब आप दादा के करीब थे, या फिर आप कह रहे हैं कि सुंदरलाल तिवारी जी के साथ, मतलब आप वहां उनके देखिए, साथ? एक बात और मैं स्पष्ट करूंगा कि हालांकि अब दादा और सुंदर भैया नहीं है, और उनसे जोड़ने के पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, और एक बार स्वयंसेवक हो जाना यानी कि आजीवन स्वयंसेवक हो जाना। और आपको मालूम है कि स्वयंसेवक होने का मतलब है कि परम वैभवी भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक का योगदान। तो उसके तहत मैं वहां से भी जुड़ा रहा। उसके पश्चात मैं दादा के संपर्क में आया, और साथ ही साथ उस दौरान, जैसा आप लोग जानते भी हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जीसी से पास आउट हूँ, वहीं पर अतिथि प्राध्यापक के तौर पर पढ़ाता भी था। तो बीच में जब मैं समय मुझे मिलता था, मैं समय प्राप्त करता था, तो मैं दादा के सानिध्य में आता था। ठीक है,
यहाँ से तो शुरुआत हो गई। अच्छा नरेंद्र जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा सवाल जिससे आपको आपत्ति हो कि ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आपको जो पूछना है, मैंने शुरुआत ही की कि मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद हैं कि आप हर सवाल पूछिए, जो भी क्राइटेरिया में है हमारे, वो हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। ठीक है, आप बीजेपी में शामिल हुए, आपको भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव में मनगवा से अपना प्रत्याशी बना दिया। बिल्कुल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान देवतलाव विधायक गिरीश गौतम की इस पूरे मसले में कितनी बड़ी भूमिका थी? अब वो हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनका भी मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त रहा, उनके आशीर्वाद से भी ही जो है मैं वर्तमान में, अब एक का नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं है, गिरीश गौतम जी हैं, अपने राजेश शुक्ला जी हैं, जनार्दन मिश्रा जी हैं, तमाम वो वरिष्ठ नेता जिनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त रहा है और वर्तमान में मैं जनप्रतिनिधि हूँ। और गिरीश गौतम जी का नाम लेना इसलिए भी समसामयिक है क्योंकि विधानसभा देवतलाव को मैं मतदाता हूँ और उनके सानिध्य में हमने भाजपा की राजनीति शुरू की। अच्छा, मतलब उनके ही उसमें आपने बीजेपी की पॉलिटिक्स शुरू की थी। नरेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। हाँ, बड़ा कार्यक्रम हुआ। मनगवा को क्या कुछ मिला और आगे की क्या प्रस्तावित योजनाएं हैं कि बस इस दिशा में आगे बढ़ना है और क्षेत्र को बहुत आगे ले जाना है? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका, सकारात्मक। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन गंगेय की धरती में विधानसभा देवतलाव, ये विधानसभा मनगवा में हुआ और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएं की और उनमें से कई योजनाओं की प्रतिपूर्ति होते हुए भी अब दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोगों के यहाँ एक बड़ा प्रकल्प है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग हिनौती गौधाम, जहाँ पर लगभग 50,000 से ज्यादा की संख्या में जो बेसहारा गौवंश है उनके संरक्षण हेतु वहां पर निर्माण किया जा रहा है। वहां के लिए 8 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की थी और उसकी भी प्रतिपूर्ति हो चुकी है। साथ ही साथ वहां पर एक स्टेडियम की मैंने मांग की, उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर घोषणा की। एक 16 करोड़ की सड़क पीसीसी त्रिवेणी से होकर के अंदर बस्ती से होते हुए प्रयागराज मोड़ तक के लिए था और एक और मुख्यमंत्री जी ने देवास की एक विद्यालय थी, 10वीं से 12वीं तक करना था। मैंने मांग तो बहुत सारी की थी और मैंने रिटर्न में उनको दिया भी है। मैं जब भी बीच में भोपाल जाता हूँ, विधानसभा में जब भी हम रूबरू होते हैं तो हम चर्चा करते रहते हैं कि इन सभी मांगों की प्रतिपूर्ति, तो वो कहते भी है कि भैया एक ही साल में क्या क्या ले लोगे, हम सारी चीजों को सनई सनई पूरा करेंगे, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत मांग नहीं है, ये आपने जो भी रखी है बातें तो आम जनमानस की है और पूरे विकास के लिए। तो वो इस तरीके से हमको बोलते भी रहते हैं जब भी मुलाकात होती है। मनगवा में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने गौवंश की बात की, गौवंश की दुर्दशा सबके सामने है, आप इस चीज को मानते हैं ना? बिल्कुल। हाईवे में गायें मतलब एक्सीडेंट होके पड़ी हैं, गौवंश की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं। और आपने जिस हिनौती गौधाम का जिक्र किया, उस समय भी वहां के भी बहुत सारे वीडियोस आए। गौवंश वहां भी कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं पानी न मिलने के कारण वहां भूख प्यास से भी मरे, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये आप मानते हैं ना, चूंकि सरकार अभी से तो है नहीं, शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक रहे, गाय के नाम पर राजनीति भी हुई भाजपा में, चलती ही है, और उस दिशा में अगर उसके बाद भी ये स्थिति गौवंश की है तो इसको आप दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि कोई भी परियोजना निर्माणाधीन जब होती है तो निर्माणाधीन परियोजना में 50,000 कोई छोटा फिगर नहीं है। 50,000 गौवंशों के संरक्षण के लिए वो जो प्रकल्प बन रहा है वह कोई मात्र विधानसभा मनगवा का नहीं है, वो पूरे विंध्य का एक प्रकार से प्रकल्प है, जहां पर बहुत बड़े बड़े वहां पर प्लांट्स भी लगेंगे, सीएनजी का प्लांट लगेगा, बायोगैस का प्लांट लगेगा, उसको एनहांस किया जाएगा। और माननीय राजेश शुक्ला जी के सानिध्य में जिस प्रकार से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत बड़ा प्रकल्प बनने वाला। अब ये आप कहें कि आज हमने पेड़ लगाया और कल ही फल लग जाए, तो मैं इसे बहुत उपयुक्त नहीं मानता। और जहां पर गौवंशों के सड़क में, जैसे मैं देखता हूं जब भी मैं बाई रोड जाता हूं, भोपाल जाता हूं, इंदौर जाता हूं, तो अमूमन मैं देखता हूं उन चीजों को, बड़ा कष्टकारी लगता है। और उन्हीं चीजों को लेकर के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया है सभी सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को और जो सचिव हैं कि कहीं पर अगर कोई भी गौवंश दिखाई देता तो उस पर कार्रवाई होगी। और जो भी गौशालाएं निर्मित है, चालू है, उसमें भी पूरी मुस्तैदी से पूरी जो कैबिनेट है और सरकार लगी हुई है। और ये अब
जन जागरण का विषय आता है। ये ऐसा नहीं है कि मात्र ये सरकार के मत्थे मर देने से हम और आप बच सकते हैं। ये जन जागरण का विषय है। जो भी बेसहारा गौवंश है वो हमारे आपके ही है। जब हम दूध का मतलब एक प्रकार से उपयोग करते हैं तब तक तो हम उन्हें सहारा देते हैं, उसके पश्चात हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो एक जन जागरण का विषय है और इस विषय को लेकर के भी सरकार चल रही है और मैं भी इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूँ। जहाँ कहीं भी ऐसा विषय आता है तो हम ये बात करते हैं कि हमारे ही गौवंश से, कहीं बाहर से देश विदेश से नहीं आए। नहीं, गौवंश की आपने बात की कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भी बात की कि पेड़ लगाया और तुरंत फल दे दे। बिल्कुल, पेड़ लगाया तो पेड़ बचना भी जरूरी है। गौवंश की अगर बचाव की व्यवस्था शुरू की गई है तो वो व्यवस्था सीधे तौर पे बड़े लेवल पे आना जरूरी है। मुझे अच्छे से याद है कि जब कमलनाथ की सरकार 2018 में बनी तो उन्होंने हर पंचायत में गौशाला निर्माण और इन चीजों का काम शुरू किया था। हाँ। वो हटे तो वो तमाम चीजें रुक भी गई, बहुत ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो ही जाती है। आपकी विधानसभा की ओर आते हैं। बिल्कुल, आपकी विधानसभा, चूंकि उस विधानसभा का जिक्र होते ही सब बड़ा राजनीतिक पराक्रम और तमाम तरह के चर्चे शुरू हो जाते हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सारे उहापोह की स्थिति थी। आपकी पार्टी के ही पंचूलाल प्रजापति ऐसा लगा कि बागी हो गए, बाद में वो पार्टी में रहे पर कितनी मदद कर पाए वो नहीं पता। अच्छा खासा कैंपेन रहा, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। जी जी। कांग्रेस की ओर से प्रभारी थे विकास तिवारी मनगवा विधानसभा के, और बड़ा एकदम टसल थी आप लोगों में, जबरदस्त। आप मतलब इवन कई जगह बात तो पुलिस जैसी भिड़न जैसी भी सिचुएशन हुई थी आपकी विधानसभा में। बिल्कुल। ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि अब कदम ताल मिलाते हुए आपके साथ चल रहे हैं आप दोनों? एकदम ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जोड़ी है जो कहते हैं ना कि एकदम राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी चल रही है। तो ये कैसे हो गया इतना बड़ा हृदय परिवर्तन? देखिए, आप एक कुशल पत्रकार हैं और एक ही सवाल में कई सवाल आप जोड़ते हैं। आपने कहा माननीय पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति जी, उनका पूरा सहयोग रहा। उनके सानिध्य में ही मैं पार्टी में भी आया और चुनाव में भी उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त रहा। दोनों ही पूर्व विधायक माननीय श्रीमती पन्ना बाई जी और माननीय पंचूलाल जी। अब उसके बाद बात आती है जो दूसरा विषय आया जिनका आपने नाम लिया, विकास तिवारी जी का, जनपद अध्यक्ष गगेव। तो वो उस समय कांग्रेस में थे, हम भाजपा में। उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। अब उसके पश्चात परिणाम आया तो परिणाम में जहां तक मैंने देखा है कि भाई उनकी भी विचारधारा विकास को लेकर के पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और मैं भी राजेश शुक्ला जी के और जनार्दन मिश्रा जी और पूरी पार्टी के सानिध्य में सकारात्मक तौर पर मैं भी कुछ काम करना चाहता था, बजाय इसके कि वो टसल आगे बढ़े या मतलब उसको अपन कंटिन्यू किए। तो पार्टी ने ही उनको विचार करके सम्मिलित किया। कोई व्यक्तिगत हमारा ये फैसला तो था नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से कोई व्यक्तिवाद या व्यक्तिनिष्ठ बात रहती नहीं है। बकायदा जो है ध्येयनिष्ठ यहाँ पर काम होता है, सारे लोगों से चर्चा होती है, फैसले होते हैं, तब जाकर के निर्णय लिए जाते हैं। और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और विकास तिवारी जी को पार्टी में लिया गया। और पार्टी में लेने के पश्चात बराबर वो पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं और जो भी पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम होते हैं उसमें भी वो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और जहाँ कहीं कोई फीडबैक ऐसा मांगा जाता है तो हम अवश्य देते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे प्रतीत नहीं हुआ। आगे अब क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या विधायक नरेंद्र प्रजापति को ये पता है कि एक बहुत बड़े मसले की जांच भी चल रही है? अल्पाय सोसाइटी का एक जो बड़ा घोटाला है रीवा शहर से लगा हुआ, नेहरू नगर का, उसकी जांच चल रही है और कंटिन्यूअस उस पे मतलब जिस स्तर पे जांच चल रही है आगे कुछ भी हो सकता है, और उसमें उनका नाम प्रमुखता से है। इस बात की जानकारी तो आपको? मैंने कहा ना आपको कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। और जहां तक जांच की विषय की बात है तो उसका जब निर्णय आ जाए, फैसला हो जाए, तब तो अपन आगे इस पर बात करें। बाकी तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि कोई भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच नहीं चल रही है। अमूमन कुछ लोग बाकी रहते हैं, जैसे उनका करियर शुरू होता है तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन जिनके पास पहले से कोई ऐसा कोई विषय है तो ये हमारा विषय नहीं है, ये पूरा सरकार का विषय है और जो न्यायिक जांच एजेंसियां हैं उनका विषय है। और उसके पश्चात क्या निर्णय लेना है ये भी हमारा विषय नहीं, ये पार्टी को सोचना है। मुझे क्या सोचना है? मैं तो सकारात्मक तौर पर उनके साथ मिलकर के सकारात्मक तौर पर जो भी
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हितग्राहियों तक, नीचे स्तर तक ले जाने में उनका सहयोग ले रहे हैं और बराबर उनका सहयोग प्राप्त भी हो रहा है। नरेंद्र जी, आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं और हर कार्यक्रम के पहले आप कहाँ जा रहे हैं, कार्यक्रम को लेके भी लाइव, कई बार ऐसा देखा है कि आप लाइव सेशन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां पे भी लोग आपसे शिकायत करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, या फिर सीधे सीधे अपने जनप्रतिनिधि से जो लोगों की अपेक्षा रहती नहीं पूरी हुई तो लड़ भी लेते हैं वहीं पर। करप्शन को लेकर आपका क्या सोचना है, क्योंकि आपकी विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जैसे वो एक नेशनल हाईवे का जो पैच था उसको लेकर कई बार विवाद उठा कि मतलब जिस हिसाब से निर्माण हुआ है, जो अंडरपास और क्या क्या चीजें बननी भी है फ्यूचर में भी, और जो अभी बना हुआ है उस पर भी विवाद है कि निर्माण कार्यों को लेकर है विशेष रूप से। फिर उसके बाद पंचायतों का करप्शन भी आपको पता है, ये आज से नहीं है, लंबे समय से है। तो इस तरह की शिकायतें तो आती हैं, इस पर क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, कैसे इससे लड़ेंगे, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि धीरे धीरे कर पूरे क्षेत्र को या देश को ही करप्शन दीमक की तरह खा रहा है। बिल्कुल आपने बड़ी बात कही, और मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहूंगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, पहले भी चल रहा था, वर्तमान भी है और आगे भी चल रहा है। मोदी जी का कहना है कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो इस मोटी सी बात को लेकर के सारे जो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं डरे हुए हैं। और वर्तमान में जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे जनप्रतिनिधियों से पूरी तरीके से किनारा करके चलती है, और जब परिणाम या रिजल्ट, जैसे मैंने बतलाया कि न्यायिक जांच के उपरांत जो भी डिसीजन आएगा तो उसके बाद वो पार्टी का काम है, पार्टी सोचेगी। और इसी के क्रम में आपने जो सवाल किया भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार की जांच हमेशा चलती रहती है, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के पूर्णतः खिलाफ है। यदि कहीं पर ऐसा कोई प्रमाण आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो और मेरे स्तर की बात है, तो मैं अवश्य संबंधित एजेंसियों को, संबंधित अधिकारियों को सूचना दूंगा और उस पर कार्रवाई कराऊंगा। साथ ही साथ आपका एक और सवाल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग या ओवरब्रिज से संबंधित जो भी विषय आते हैं, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या ओवरब्रिज का निर्माण है, उस पर जहां कहीं भी विषय आता है तो मैं संबंधित अधिकारियों को बोलता हूं, उनके मरम्मत कार्य होते हैं। कोई बड़ा विषय उसका आप प्रमाण लाइए, हम संबंधित एजेंसी या संबंधित विभाग के मंत्री से पत्राचार करेंगे, उनसे व्यक्तिगत मिल करके मैं बात करूंगा। आप उदाहरण दीजिए, कौन सा ओवरब्रिज या कौन सा, जैसे मनगवा में भी जो सड़क थी, जो बाईपास से लगा हुआ इलाका था, उसको लेकर लोगों ने भी बहुत लंबे समय तक वो किया। देखिए, लोगों ने आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, ध्यान से सुनिए, तो मोबाइल है यानी कि एक एक व्यक्ति पत्रकार है, और जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं जैसे कि आप हैं, जिम्मेदारी से आप उस चीज को बात कह रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक आम जो नागरिक है उसके पास भी मोबाइल है, तो वो भी उस चीज को वहां पर ट्रैप करेगा। और मैं तो कहता हूं, अक्सर कहता हूं पत्रकारों के कि आप आइए, पीछे करिए और विधानसभा मनगमा के कोने में आइए और वहां पर आप बतलाइए कि कहां पर कौन सी समस्या है, चाहे सड़क को लेकर के हो, चाहे गवर्नेंस को लेकर के हो, चाहे जो भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं केंद्र सरकार की या अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रदेश सरकार की, उन्हें आप मुझे बतलाइए ना, मैं बराबर उस पर आपके साथ में कंधे से कंधे मिला करके काम करूंगा। और जहां भ्रष्टाचार की बात है, निर्माण की बात है, जैसे अक्सर अमूमन आप लोग देखते हैं कि मोबाइल पर कहीं का भी वीडियो आ गया, सड़क नहीं है या कीचड़ है, तो जब मैं वहां पर गहराई में जाता हूं और पता करता हूं कि जहां पर जिस व्यक्ति ने सड़क की मांग की, तो जब पता करवाते हैं राजस्व विभाग से, तो ये जानकारी मिलती है कि सड़क का अवतजन नहीं किया गया, यानी कि जमीन का अवतजन नहीं है, और उनकी मांग ये है कि सड़क बने, तो सड़क हवा में तो बनेगी नहीं। स्वाभाविक सी बात है, अगर मैंने सरपंच को या किसी निर्माण एजेंसी को जो भी राशि प्रदत्त की, तो वो वहीं पर निर्माण करेगा जहां पर मध्य प्रदेश शासन हो। और जहां पर कहीं ऐसी बात आ जाती है कि वाकई में आवश्यक है, तो हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई ये जो पट्टे की जमीन है, तो वो जब तक मध्य प्रदेश शासन नहीं होगा तब तक वहां पर निर्माण कार्य संभव नहीं है। और अस्पतालों का निरीक्षण आप खुद ही करते रहे? बिल्कुल, मैं तो आता जाता रहता हूँ, लोगों के बीच में मिलता रहता हूँ, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे शिविरों की बात हो, या कोई भी कार्यालय हो, मैं अमूमन बिना किसी जानकारी के पहुंचता हूँ और संबंधित अधिकारियों से, और वहां पर जो भी हितग्राही या आम जनता रहती है उसे मैं वार्तालाप करता हूँ। वहां से बहुत कुछ ऐसी बातें मिल जाती है। और जैसा आपने कहा ना कि अमूमन लाइव रहता हूँ, जब लाइव रहता हूँ तो ये तो लगता है कि आम जनता का मूड कैसा है, किस तरीके का हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति उस समय कोई भी बात बोल दे, अप्रिय बात, हाँ, तो और वो चीज ऊपर चली जाए, डायरेक्ट चली जाए,
तो ये रिस्क वाला खेल रहता है और ये रिस्क आप लेते हैं? मैं रिस्क पे रहता हूँ और जब मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ और कहीं पर जैसे मान लीजिए किसी कोटा में चला गया, स्वाभाविक सी बात है लोग बोलते हैं कि हमारा बीपीएल में नाम नहीं है, हमें अन्न गल्ला नहीं मिल रहा है, सामने वाले को मिल रहा है, या किसी शिविर में चले गए, अस्पताल में चले गए, तो लोगों के मन में गुस्सा रहता है। फिर बाद में वो ये कहते भी हैं कि कुछ भी हो हम मोदी जी के साथ में है, डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में है, और जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको आप दुरुस्त करिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो हमें भी काम करने में कुल मिलाकर के सकारात्मकता प्राप्त होती है। मैं अभी जब आपका इंटरव्यू करने वाला था तो बहुत सारे लोगों से सोशल मीडिया में भी फीडबैक ले रहा था, चूंकि आप सोशल मीडिया हैंडल खुद रन करते हैं, तमाम चीजें होती हैं। कुछ महीने पुराना एक फोटो, उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक फोटो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ, सिद्धार्थ तिवारी भी बैठे थे और उसमें ब्रश टूल यूज कर दिया गया था। आपने उसके बाद बहुत सारी सफाई भी दी। सिद्धार्थ से कैसे संबंध है और क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं कि हमेशा इस बात की चर्चा रहती है कि सिद्धार्थ और आपके बीच में सब कुछ सामान्य तो नहीं है? ये विषय हालांकि पुराना हो गया और इस बात को लेकर के मैं विंध्या टाइम से पहले अपेक्षा करता था कि वो मुझे पॉडकास्ट में बुलाते या मेरे पास आते और ये सवाल करते। आज जवाब थोड़ी सी देर हो गई और आज भी दूसरे दिन से ही वो जवाब रहा कि भाई संबंधित कार्यकर्ता जो भी होते हैं, अमूमन मान लीजिए आपको लाइक करने वाला कोई भी व्यक्ति है और किसी ने आपको लाइक नहीं किया या कोई भी बात आपकी बुराई की, स्वाभाविक सी बात है कि वो आपसे बिना पूछे उसका विरोध करेगा। अब ये जो कार्यकर्ता है, कौन किसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसका माइंडसेट क्या था, हम तो भाई उन्हें अपना नेता मानते हैं और है भी सिद्धार्थ तिवारी जी। आप उन्हें अपना नेता? बिल्कुल नेता है और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार से आप बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, और वो हमारे वरिष्ठ नेता है और मैं उनके पिताजी के साथ में और उनके बाबा जी के साथ में काम किया हूँ। उस दौरान से मैं उनके सानिध्य में हूँ। और जो मैंने बताया ना कि जो आपने फोटो की बात की, तो वो किसी कार्यकर्ता ने उस दिन रात में मेरे को पोस्ट किया और मैंने भी उसमें जो है बिना कुछ देखे समझे अपनी आईडी में पोस्ट कर दिया। और मैं समझता हूँ मकर संक्रांति का सेकंड दिन त्योहार था, तो मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ये सब करते हुए, और व्हाइट वॉश था तो बहुत ज्यादा मैं उसको जज भी नहीं कर पाया। अगर ब्लैक से होता या अन्य कलर में होता तो उसको हम रिकग्नाइज कर पाते। तो ये चीज हुई और सवेरे फिर ये बात आई, तो मैंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे उनके बेहतर अच्छे संबंध है। और जैसा मैंने कहा कि मैं तो उनके दादाजी और पिताजी के साथ और उनके साथ भी काम किया हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अभी भी मैं साथ में रहता हूँ। अभी मान लीजिए आए मुख्यमंत्री जी, बराबर साथ में रहे। मतलब आपके अच्छे संबंध है? बिल्कुल। तो ये बात किसी को भी, एक आम सोशल मीडिया से लेके अगर लोगों के बीच में भी जाए तो ये बात थोड़ा सा लोगों को खटकती है कि संबंध अच्छे हैं, बोला जा रहा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं नहीं। आप ये बताइए, पटरी नहीं खाती क्या? ऐसा है कुछ? आप ये बताइए कि ये 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर हैं? नहीं है। पांचों की इंपॉर्टेंस है, बड़ी बात कह रहा हूं। उसी पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी चलती है और यहाँ पर कहीं कोई किसी के विरोध नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जब बर्तन ज्यादा रहते हैं खटपिट की आवाज आएगी, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और इन सब चीजों को स्वीकार करते हुए हम लोग जनता के हित के लिए राजनीति में आए हैं, तो अपने लिए नहीं आए हैं। अदरवाइज मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हो, या आगे का आपका हालांकि सवाल होता, इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं मैकेनिकल ब्रांच से पास आउट हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं पे अपना पर्सनल एक करियर बना सकता था। लेकिन मैं यहाँ पे आया, जैसा मैंने बड़े संगठन का नाम लिया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना, तो यहाँ पर राजनीति में आना यानी कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अभी 25 तारीख को ही हम लोगों ने उनकी जन्म जयंती मनाई। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये ऐसे महापुरुष हैं जो अपने लिए नहीं जिए, ये अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाने के लिए काम किए, और यही काम वर्तमान में आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और उनका हम सभी को नेतृत्व प्राप्त है। तो व्यक्तिगत यहाँ कुछ नहीं है, ये सब कुछ ध्येयनिष्ठ है। और जो हम लोगों का ध्येय है वो है सीधा सीधा परम वैभवी भारत होगा, और भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाने के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, आपने मतलब इस बात को भी क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब हम सब साथ में हैं, तमाम चीजें हैं।
आगे चल के तो इस तरह की भी लोग चर्चा करते हैं कि बस परिसीमन होगा, फिर रिजर्व है मनगवा उससे हटेगी, फिर आगे नरेंद्र जी का क्या होगा, क्या करेंगे, क्या पता सिद्धार्थ वापस आए उस सीट पर। तो ये सब चीजें भी तो आपके सामने भी आती है ना। नरेंद्र जी इस टाइप के व्यक्ति हैं जो आज में जीते हैं, और कल क्या होने वाला है ये मैं बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता हूँ। और पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा जहां पर जो कार्य जिसको दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, उसे करना होता है। वर्तमान में मेरे पास जो दायित्व है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, और वर्तमान में मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर वहां पे कार्यरत हूँ, इतनी ही मुझे जानकारी है, और मैं पूरा 100% देने का प्रयास करता हूँ। और आगे भी जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा, ये सब अपनी टेंशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कल की डेट में कल की चिंता करें। वही एक बघेली में कहावत है ना कि आधी छांट सही का धावा है, तो न आधी मिली न सही की मिली। तो अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि के तौर पर हमें जो दायित्व प्राप्त है उसका हम निर्वहन 100% लगा करके अपने जो वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, अपने गिरीश गौतम जी हैं, राजेश शुक्ला जी हैं, जनार्दन मिश्रा जी हैं, नागेंद्र सिंह जी हैं, तमाम सारे वरिष्ठ नेता जिनके सानिध्य में रहते हुए हम अपना 100% देते हैं। और पूरा सब कुछ क्लियर है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वही सारी योजनाएं नीचे स्तर पर अच्छे तौर पर चली जाएं। यही हम लोगों का, सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। आपने कहा शुरुआत में ही कि आप संघ से जुड़े रहे उस समय से, जब श्रीनिवास तिवारी जी थे, आप चूंकि वहीं से आपने राजनीतिक आपकी का सफर शुरू हुआ। तिवारी जी को पता था कि आप आरएसएस से जुड़े हैं? क्योंकि संघ और समाजवाद, तिवारी जी जिस विचारधारा से थे और आप कह रहे हैं कि आप आरएसएस उस समय ज्वाइन कर चुके थे, तो ये तो मतलब एक तरह से दादा ने कभी हिंदुत्व का विरोध नहीं किया, हिंदुत्व का विरोध नहीं किया, अर्थात संघ का विरोध नहीं किया, और ये अमूमन उनको पता था। अब इस बात को मैं यहाँ पे जरूर बोल रहा हूँ, ये हमारे उनके बीच की बात थी, इसीलिए मैं उन्हें बराबर सम्मान देता रहा, और आज भी दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें बराबर सम्मान देता हूँ। नरेंद्र जी, आपने बड़ी बेबाकी से तमाम विषयों पर बात की, राजनीतिक यात्रा को लेकर चर्चा की, जो राजनीतिक विवाद चल रहे हैं उनको लेकर चर्चा की। एक आखिरी सवाल, आप व्यक्तिगत हमलों में विश्वास रखते हैं राजनीति में? व्यक्तिगत हमलों का क्या अर्थ है? सीधी सी बात है कि दो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, राजनीतिक विचारधारा में विचारधारा की प्रतिस्पर्धा एक सामान्य बात है, होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत आप एक आरोप लगाए जाए किसी पर, किसी को किसी तरह के शब्दों से बोला जाए, जैसे आप देखिए आपकी पार्टी के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, बिल्कुल, उन्होंने राहुल गांधी पे जो टिप्पणी की, देश भर में उसकी चर्चा है, विरोध भी हो रहा, क्या वो टिप्पणी सही है? देखिए, अब ये बड़ा विषय है, मुझे वहां पर नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम लिया, उस विषय पर मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि जो हिंदू संस्कृति है देश की, तो राहुल गांधी जी अमूमन कहीं कैलाश पर्वत चढ़ जाएंगे, मानसरोवर में चढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। ऐसे तीज त्योहार आते हैं, दो भाई बहन है, कभी आपने या किसी ने भी ऐसे देखा हो कि भाई बहन राखी या रक्षाबंधन करते हुए भी दिखें? सोशल मीडिया का जमाना है, जनता का अधिकार है कि वो आपको इस स्वरूप में भी देखें, और इसी विषय को लेकर के हमेशा बात ये आती रहती है। और हिंदुस्तान, मैंने कहीं एक जगह पे अभी बोला भी कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, और हिंदुत्व जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है, जहाँ पर उसको संकीर्ण भावना में नहीं ले सकते। और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी 1952 या यूं कहें 1925 से लेकर के जिस विचार को लेकर के चली, उस विचार पर आज भी हम लोग कायम हैं, और उन्हीं विचारों को नीचे ले जाने के लिए हम लोग प्रयास रत रहते हैं। और अब बड़े विषयों पे मेरा कद ऐसा नहीं है कि उस पर मैं कुछ बोलूं, हालांकि आपने पूछा इसलिए मैंने इतनी बात इस पर बोली। चौथर के मंच में आप भी थे, दिग्विजय सिंह को लेकर, दिग्विजय सिंह से तो आप भी जुड़े रहे होंगे क्योंकि श्रीनिवास तिवारी के साथ आपने मतलब आप उस समय से हैं साथ में। दिग्विजय सिंह का तिवारी परिवार से किस तरह का संबंध है सबको पता है। बिल्कुल। वहां से जो टिप्पणी की गई, जैसे सिद्धार्थ ने ही बोला कि, सिद्धार्थ जी ने बोला कि मौलाना दिग्विजय सिंह, इस तरह के शब्द, हाँ। ये आपको सही लगता है? ये सही अब ये विषय तो देखिए सिद्धार्थ जी से ही आपको पूछना चाहिए, ये हमारा विषय थोड़ी है। फिर भी मतलब आपको लगता है कि व्यक्तिगत इस तरह से बात होनी चाहिए क्या? देखिए, सार्वजनिक जीवन में अगर आप आ गए हैं
तो कुछ भी व्यक्तिगत रह नहीं जाता। आपकी क्या लाइफस्टाइल है, क्या आपकी दिनचर्या है, आप कैसे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ सार्वजनिक है। आपको देख करके लोग सीखते हैं, आपको देख करके लोग बिगड़ते हैं, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। कोई भी बात जब आती है तो उसमें चार जन, और आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है कि हर व्यक्ति आपके ऊपर नजर लगा करके बैठा हुआ है कि आप कौन सा सही काम कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि अगर 100 अच्छाइयां हैं और 99 अच्छाइयां हुई और एक गलती हुई तो वो लगभग समतुल्य हो जाता है। लोग कभी ज्यादा देखते हैं, अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हैं। इसके बावजूद भी हम जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, सकारात्मक तौर पर आप देखिए ना, राजेंद्र शुक्ला जी को पॉडकास्ट में भी देखते हैं, हम अक्सर वो बोलते हैं कि मतलब हमको इन चीजों से परे इतर हो करके आम जनमानस की बात को करना चाहिए। और वो मैं बार बार उनका नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे सीनियर भी रहे और अब पार्टी में भी उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहता है और बहुत कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बातें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। तो ये तो सार्वजनिक जीवन में चलता रहेगा। अगर हमने उधर ध्यान दिया तो हमारा समय भी जाएगा और हमारी जो सोचने की और निर्णय लेने की क्षमता है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो उधर से किनारा करते हुए हम लोगों को जो ध्येय प्रदत्त है उसमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ नरेंद्र प्रजापति जी है, बीजेपी से विधायक हैं, मनगवा विधानसभा सीट है। तमाम विषयों पर बात रखी, सोशल मीडिया में उनको लेकर जो चर्चाएं होती हैं, जो सवाल लोगों के आते हैं, उस पर भी हमने सवाल जवाब किया। उन्होंने बाकायदे उन सब चीजों पर बेबाक होकर बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने मुझे विंध्या टाइम्स में बुलाया और आपके चैनल के माध्यम से संदेश जरूर देना चाहूंगा कि जो वर्तमान की परिदृश्य है, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक बातों को उठाइए। और सभी पत्रकारों को तो मैं आग्रह भी करता रहता हूं कि ऐसी चीजों को मुझे भी बतलाइए कि जहां कहीं भी ऐसा विकास कार्य यदि नहीं हो पाया और मेरे कद का है, मेरी सक्षमता का है, तो मुझे जानकारी प्राप्त हो। और आपके चैनल के माध्यम से एक और संदेश युवाओं को अवश्य देना चाहूंगा कि युवाओं को नशे से और कोरेक्स जैसी गंभीर जो लत है उससे दूर रहना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को मिल करके एक जो बड़ा ध्येय है, वो बड़ा ध्येय है अखंड भारत का निर्माण और पूरे भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिपादित करना, उसे बनाना। ये अकेले एक मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये सभी हम सभी नागरिकों का काम है कि हम सभी को उसमें पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करना चाहिए। तभी जाकर के 2047 में विकसित भारत और विश्व गुरु की संकल्पना पे हम सभी लोग इस बात को चरितार्थ करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज रुक गई नरेंद्र जी। जी जी, आपने कोरेक्स का जिक्र किया। हाँ, आपको पता है कि ये नशेगत अपराध और ये कोरेक्स किस गवर्नमेंट के टाइम फ्रेम में, कितने सालों में ये विंध्य पर एक सबसे बड़ा डेंट हुआ है? हाँ, कोरेक्स के नाम से पूरे देश में अगर बदनाम है तो विंध्य है। रीवा को ओरिजिन कहा जाता है कोरेक्स का। आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार से मांग उठाइए इसी मंच से कि कोरेक्स को प्रतिबंधित करें, नशीली कप सिरप के इस व्यापार को प्रतिबंधित करें और इसमें सरकार इनिशिएटिव ले। हजारों युवा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके अंदर ये क्षमता है, आप सुनते हैं, चीजों को समझते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। इसी क्षेत्र के कितने युवा इस व्यापार में ढकेले गए, कितने मर गए, कितने आज ऐसी स्थिति में है कि उन परिवारों में भोजन का संकट है, बच्चे कोरेक्स पी के बर्बाद हो गए। बिल्कुल। बोलिए कि सरकार इस दिशा में काम करे और बंद कराए इस चीज को। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और सरकार के ही द्वारा लिए गए निर्णयों का अब परिणाम है कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरे पुलिस विभाग की बैठक हुई और जो प्रयागराज और बनारस से जो 2 रास्ते हैं इधर के लिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वहाँ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उनसे पर्सनल मीटिंग किए, बैठक किए, बात किए और ये बात आई कि ये जो युवा है वो इस जड़ में फंसते जा रहे हैं
नशे में, कोरेक्स में। तो इस बात को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी तरीके से और लगी हुई है। मैंने भी पूरे जो भी हमसे संबंधित जो विभाग का थाना है या जहां कहीं भी पुलिस विभाग के लोग हैं, उनको मैंने टोटल फ्री हैंड करके रखा है कि कहीं पर भी ऐसा, कहीं यदि नशे का कारोबार आपको दिखाई देता है, कहीं पर प्राप्त होती जानकारी, तो आप वहां पर रेड डालिए और सभी अधिकारियों को पकड़िए। सभी जो ऐसे अधिकारी भी जो उनसे बात में जुड़े हुए हैं और ऐसे जो लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जैसे अभी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 600 से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं। ये भी आंकड़ा आपको प्रदत्त होना चाहिए और ये चीजें भी आपके चैनल के माध्यम से जानी भी चाहिए कि 600 ऐसे अपराधी जो नशा, कोरेक्स और गांजा, शराब ये से रिलेटेड थे और जो अवैध कारोबार में थे, वो आज की डेट में जेल की सलाखों में है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से जो है इस नशे के खिलाफ है और पूरी तरीके से इसको बंद भी करना चाहती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बतलाना भी चाह रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये पूरी तरीके से सरकार काम कर रही है और जो भी ऐसे व्यापारी यदि संलिप्त हैं, अवैध कोई कारोबार कर रहे हैं, तो मुझ तक जानकारी पहुंचे, मैं अवश्य कलेक्टर को या ऊपर के संबंधित अधिकारियों तक बात जरूर लेकर के जाऊंगा। चलिए, ठीक बात है। अगर मनगांव विधानसभा में आपको कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो आप सीधे अपने विधायक से संपर्क करें, उनका कहना है कि वो इस पर एक्शन लेंगे। बिल्कुल। एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक बेहतर प्लेटफॉर्म है मेरे पास कि जैसे लोग बाग मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो अमूमन मैं लोगों के बीच में तो रहता ही हूँ। सुबह जब भी जाता हूँ, कहीं पर भी लाइव हो जाता हूँ, तो वहां पर भी लोग मिलते हैं। इसके अलावा जैसे जन सुनवाई के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर हितग्राही आए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति घर पर मेरे पास किराया भाड़ा लगा करके आए, लेकिन इसके बावजूद भी यदि किसी की समस्या बिल्कुल अद्यतन है और इम्पोर्टेंट है, वो वहां पर आते हैं हमारे घर पर, तो मैं सुबह 9 से 11 के टाइम पर उनसे खुले मंच पर उनसे बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ और उनसे चर्चा होती है और उसके बाद ही मैं क्षेत्र में निकलने का काम करता हूँ। और उसके बाद शाम को मैं अमूमन 9 साढ़े 9 बजे तक ही आ पाता हूँ और कोई भी किसी भी टाइम यदि मुझसे मिलना भी चाहता है तो मोबाइल ये ओपन रहता है, लाइव रहता हूँ अमूमन, चाहे कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो आपके लिए तो मैं सदैव उपलब्ध हूँ। 24 घंटे में पूरा समय आपके लिए है। उस सिस्टम को फॉलो भी करिए, मेरा ये आग्रह है। जो एक सिस्टम है उसके तहत अगर आप मुझसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, तो मैं सदैव उपलब्ध हूँ। और यदि मान लीजिए कोई फोन कर रहा है, नहीं उठ पा रहा है, स्वाभाविक है कहीं पे व्यस्त हूँ, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा कॉल बैक अवश्य आपके पास जाएगा। इतनी बात मैं विंध्या टाइम्स के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुंचाना चाह रहा हूँ। शेष जय हिंद, जय भारत। अगली बार पुनः मिलेंगे। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने तमाम विषयों पर बात रखी और उम्मीद है आपको जो भी समस्याएं हैं, चूंकि सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म में विधायक नरेंद्र प्रजापति एक्टिव हैं, वो आपकी समस्याओं, आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए भी तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।